ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, जो आपकी वर्किंग है, वर्किंग में जो आप कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई में ये बहुत ही ज़रूरी है उसका नॉलेज होना। तो इसलिए आज का जो क्लास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसको आप आपने पहले सीआरपीसी पढ़ा है, लगभग सेम ही है, कुछ कुछ बदलाव हुए हैं। जो बदलाव हुए वो मैं बता रहा हूँ, और इसको यदि आप अच्छे से धीरे धीरे सुनते रहेंगे, देखते जाएंगे, तो वो आपको याद हो जाएगा। तो हमारा मकसद यही रहेगा, आपको याद करवा देना क्लास में ही। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, भारत में मूल आपराधिक कानून के प्रशासन की प्रक्रिया का मुख्य कानून। ठीक है, जो सीआरपीसी है, वो क्या है, तो भारत में मूल आपराधिक कानून के प्रशासन की प्रक्रिया का मुख्य कारण है। यानी कि जो भी अपराध होते हैं, वो सारे अपराध का जो वर्णन है, जो पहले का आपका आईपीसी होता था, इंडियन पिनल कोड, जिसको भारतीय दंड संहिता कहते थे, जितने भी तरह का अपराध है, अपराध का क्या दंड होगा उसमें बताया गया था। और जो अपराध कर दिया जाता है, तो करने के बाद क्या प्रक्रिया होती है, जैसे मान ली कि एक चोरी हो गई, ठीक है, तो आईपीसी में जो भी का बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें दिया गया कि चोरी का दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें सिर्फ इतना है कि चोरी इसमें है और इसका दंड ये होगा। लेकिन चोरी करने के बाद प्रक्रिया क्या होगी, जो पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी, एफआईआर दर्ज होगी, चोर को की गिरफ्तारी होगी, है ना, गिरफ्तार होने के बाद उसको जांच होगा, कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, ट्रायल चलेगा, सजा मिलेगी, है ना। तो ये सारा जो है, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर को सीआरपीसी में पढ़ते थे, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वही बदल गया है, हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो कहने का मतलब ये है कि जो कानून, आपराधिक कानून है, उसका जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो जो प्रोसीजर है वो बीएनएसएस है, यानी प्रोसीजर की प्रक्रिया है वो बीएनएसएस। तो बीएनएसएस में वो काम होता है। तो 11 अगस्त 2023 को जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने इसे लोकसभा में सबसे पहली बार पेश किया था, इस विधेयक को 11 अगस्त 2023 को। ठीक है, पेश करने के बाद 12 दिसंबर 2023 को इस विधेयक को वापस ले लिया। कोई भी कानून बनता है तो कानून बनने से पहले उसकी ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग एक बिल आता है, बिल संसद में जो भी रखा जाता है, संसद के पटल पे, चाहे लोकसभा में रखा जाए या राज्यसभा में रखा जाए, कानून बनने से पहले वो एक विधेयक होता है, जिसको इंग्लिश में बिल कहते हैं और हिंदी में विधेयक कहते हैं। तो उसी तरह से जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल बना, विधेयक बना, उस विधेयक को अमित शाह जी ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में रखा। कानून बनने के लिए लोकसभा में भी पास होना जरूरी है, राज्यसभा में भी पास होना जरूरी है। उसके बाद जो राष्ट्रपति है उसके पास जाता है, वो अंतिम रूप से साइन करता है। साइन करने के बाद वो बिल जो होता है वो एक्ट बन जाता है, यानी जो विधेयक होता है वो कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो उसी तरह से ये जो नागरिक सुरक्षा संहिता का बिल था, वो 11 अगस्त 2023 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। ठीक है, और 12 दिसंबर को इसको वापस ले लिया गया था। फिर वापस लेके फिर नया उसमें कुछ संशोधन करके भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश कर दिया गया 12 दिसंबर को। उसके बाद 20 दिसंबर को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 दिसंबर 2023 को इसे जो है लोकसभा में पारित कर दिया। क्वेश्चन यहां से बनेगा
क्वेश्चन ये बनेगा कि आप ये बताइए कि जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस जो है लोकसभा में पारित कब हुआ? तो याद रखिएगा 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित हुआ। डेट याद रखिएगा 20 दिसंबर, बड़ा ही प्यारा डेट है 20 दिसंबर। ठीक है, तो 20 दिसंबर 2023 को इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया। उसके बाद जब लोकसभा में पास हो जाता है कोई भी चीज तो वो जाता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में पास होने के बाद उसको राज्यसभा में रखा गया। तो राज्यसभा में ये 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा के द्वारा ही पास कर दिया गया। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट डेट है 20 और 21, याद रखने में भी अच्छा है। 20 को जो है लोकसभा में पारित हुआ और 21 को जो है राज्यसभा में पारित हो गया। अब दोनों में जब पारित हो गया तो उसके बाद कोई भी बिल जो होता है लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाने के बाद अंतिम मुहर जो लगती है वो राष्ट्रपति की लगती है। तो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति महोदया के पास गया ये, और राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए। तो जैसे ही हस्ताक्षर किए उसके बाद ये क्या बन गया, ये है सीधा बन गया कानून बन गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया पूरा ये। ठीक है, तो ये कानून बन गया पूरा। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये बनेंगे। पहला, लोकसभा में कब पास हुआ? तो 20 दिसंबर 2023 को। दूसरा, राज्यसभा में कब पास हुआ? तो 21 दिसंबर 2023 को। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, अगला जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 39 अध्याय हैं, 39। ठीक है, जिसमें 531 धाराएं हैं, 39 अध्याय, 531 धारा। जबकि सीआरपीसी में 37 अध्याय था, 484 धाराएं थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो बीएनएसएस है, बीएनएसएस में 39 चैप्टर्स, 531 धाराएं। जो सीआरपीसी पहले का था उसमें 37 अध्याय, 484 धाराएं। दूसरा क्या इसमें है कि बीएनएसएस में 11 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जो पहले का था ही। इसमें 11 नई धाराओं को जोड़ा गया है, और जो सीआरपीसी में 85 धाराएं और जो थी उसमें संशोधन कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया है, वही सब कुछ, लेकिन 85 धारा में संशोधन कर दिया गया और 11 नई धाराएं जोड़ा गया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए, बनाते चलिए तो याद होते रहेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब प्रवृत्त हुई? ठीक है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना कानून बन गया, लेकिन लागू कब होगा? तो लागू जो है गजट में नोटिफिकेशन निकाल के उसे लागू किया जाता है। तो लागू कब हुआ इसका देखिए, आप जानते हैं तो बताएं। 21 मार्च 2023, 21 दिसंबर 2023, 1 जुलाई 2024, 25 दिसंबर 2023। सभी को गुड इवनिंग। देखते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, डेट 1 जुलाई को लागू हुआ था, 1 जुलाई 2024। ये डेट याद रखिए। आप लोग का एग्जाम होने वाला था, है ना? फिर एग्जाम में लग रहा था क्या पूछेगा, नया पुराना, इसमें प्रॉब्लम चल रही थी। तो डेट को याद रखिए, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। 20 दिसंबर को लोकसभा में पारित हुआ, 21 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ,
और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति महोदया ने साइन करी और ये 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, तो 1 जुलाई 2024 इंपॉर्टेंट डेट है, इसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लोकसभा में किस तिथि को पारित किया गया? अभी हमने बताया आपको 20 दिसंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023, 1 जुलाई 2024। फटाफट आंसर दीजिए। आंसर देंगे तो आपको याद होते जाएगा, और यदि इससे है ना 4-5 क्वेश्चंस भी आपको यदि आ गया एग्जाम में तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अभी जस्ट हमने बताया था लोकसभा 20 दिसंबर, उसके बाद राज्यसभा 21 दिसंबर, उसके बाद राष्ट्रपति 25 दिसंबर, और लागू कब से हुआ? 1 जुलाई को लागू हुआ था। तो इसका सभी लोग आंसर ए दे रहे हैं। ए इज द राइट आंसर, 20 दिसंबर 2023। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को राज्यसभा में किस तिथि को पारित किया गया? 20 दिसंबर 2023, 21 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023, 1 जुलाई 2024। फटाफट आंसर दीजिए। आंसर देंगे तो आपको याद होती जाएगी। तो सभी लोग आंसर दीजिए। तो ये हो गया लोकसभा में 20 दिसंबर और राज्यसभा में 21 दिसंबर। सभी लोग आंसर अच्छा दे रहे हैं। 21 दिसंबर 2023, तो 20 द राइट आंसर। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति मिली? 25/12/2023, 20/12/2023, 21/12/2023, 1/1/2024। फटाफट आंसर सभी दीजिए। आंसर देंगे तो उंगली को याद रहेगा, जैसे टाइपिंग करते हैं ना, टाइपिंग टाइपिंग में देख रहे हैं उंगली को ही याद रहता है सब टाइपिंग करने में, ज्यादा सीखने से। इसी तरह से आप याद रखेंगे ना तो एग्जाम में ऑटोमेटिक आपकी हाथ चला जाएगा उंगली वहां पे कि हाँ आंसर ये। इसलिए प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज का, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। 25/12/23 ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। अब देखिए धारा 1 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम सभी नहीं पढ़ाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो आरपीएफ के लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। तो धारा 1 जैसे हर किसी का धारा 1 जो होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होता है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी धारा 1 जो है यही है, यानी कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। ठीक है, इसमें यह दिया गया है कि इसका अध्याय 9, इसका अध्याय 11, इसका अध्याय 12, ठीक है, से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य, जनजाति क्षेत्र, है ना, को लागू नहीं होंगे, किंतु संबंध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक अनुसांगिक या उपांतरों में लागू कर सकेगी। ठीक है, मैंने इस संहिता कुछ अध्याय है जैसे 9, 11, 12 है ना, से भिन्न कुछ उपबंध है जो कि ये सब राज्यों में लागू नहीं। ये देखिए क्वेश्चन है कि इसी से कोई पूछ सकता है, तो इसके लिए क्वेश्चन है देखिए आपकी स्क्रीन पे,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के उपबंध के अध्याय 9, 11 और 12 संबंधित उपबंधों से बेन उपबंध कहाँ लागू नहीं होंगे? नागालैंड राज्य में, जनजातीय क्षेत्रों में, उपरोक्त दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। है, तभी हमने जस्ट बताया कि नागालैंड राज्य और जो जनजातीय क्षेत्र दिया गया है, ठीक है, उसके उपबंधों को में लागू नहीं होंगे, है ना। तो सभी लोग सी दे रहे हैं, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 1 संबंधित है संक्षिप्त नाम से, संहिता के विस्तार से, संहिता के प्रारंभ से, उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए फटाफट। आंसर देते जाइए फटाफट, आंसर देंगे तो आपको सबको याद हो जाएगा। तो डी है सभी आंसर, सब लोग डी दे रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 1 के संदर्भ में जनजातीय क्षेत्र संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र विपरीत हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्देश असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे। सही बात है। दूसरा, इनमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जो शिलोंग नगर पालिका के स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। उपरोक्त ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, दोनों सही है तो सी, दोनों गलत है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जैसे जो धारा 1 था, धारा 1 में ये दिया गया था, धारा 1 में स्पष्टीकरण में, कि इस धारा में जनजातीय क्षेत्र से स्पष्टीकरण, देखिए धारा 1 का स्पष्टीकरण आपकी स्क्रीन पे है, धारा 1 का स्पष्टीकरण, है ना। यहाँ दिया गया था कि धारा 1 में जनजातीय क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्देश असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलोंग नगर पालिका के स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। ठीक है, तो ये दिया गया था इसमें एक में। तो इसका आंसर जो है आप बनाइए। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों ही सही है। तो आप लोगों ने आंसर भी सही दिया, सी इज द राइट आंसर। जो इसका सेक्शन 2 है, परिभाषा संबंधित है। ठीक है, जो सेक्शन 2 है परिभाषा संबंधित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 जो है संबंधित है किससे? तो हर चीज परिभाषा से रहता है, तो इसका भी सेक्शन 2 जो है परिभाषा से संबंधित है, ये याद रखिएगा। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 2 संबंधित किससे है? तो परिभाषाओं से ना, सबका होता है परिभाषा, इसका भी परिभाषा ही है, परिभाषाओं से। बी इज द राइट आंसर। अगला एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वह कौन सी नई परिभाषाओं को जोड़ा गया? परिभाषा हम पढ़ेंगे, तुरंत ही पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहले सीआरपीसी में नहीं थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सरल दृश्य इलेक्ट्रॉनिक ये भी नहीं था, जमानत भी नहीं था, जमानत पत्र भी नहीं था। ठीक है, तो जो आपका आंसर है ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब जो है ये सब जुड़ा है नया। तो अब हम जल्दी जल्दी डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार, जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 2, इसमें याद रखिएगा 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी इस तरह से नहीं है, 2 का 1 का ए में है, 2 का 1 का ए, 2 का 1 का बी, 2 का 1 का सी, 2 का 1 का डी, ये याद रखिएगा। जैसे जनरली हम पढ़ते हैं ना, सबका 2 में डिफिनेशन होता है, 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, 2 का सी थ्री, 2 का सी, 2 का डी, इस तरह से। लेकिन इसमें 2 का 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, इस तरह से 1 का है। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अभी इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सेक्शन 2 का 1 का ए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, है ना, ये जो है 2 का 1 का ए में दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछेगा। अभी क्या है ना कि जो ये पहले जितने भी केस होते थे ना, अक्सर जो विटनेस होता था वो हॉस्टाइल हो जाते थे। मतलब यहाँ तो आप किसी को बुला लिए, भाई सर गवाह बन जाए, तो वो गवाह बन जाता था, उसका बयान वगैरह भी ले लिए, है ना। जब कोर्ट में जाता था तो कोर्ट में बोलता नहीं सर, हमको तो, हम थे ही नहीं वहां पे। तो इसलिए इस बार का जो ये बना है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ले आया है। कहीं भी कुछ भी होगा डिजिटली होगा, जब्ती होगी तो उसका वीडियो बाकायदा बनेगा। ठीक है, सर्च एंड सीजर होगा, उसका वीडियो बनेगा। तो ये सब मैटर कुछ ले आया है। तो जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अभिप्रेत है इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए। ठीक है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोजन है उसके लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना युक्ति का प्रयोग, और ऐसे अन्य साधन भी हैं जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित, राज्य सरकार पे भी छोड़ दिया है कि वो नियम बनाएंगे। तो कहने का हमारा मतलब ये हुआ कि जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम में आप देख लीजिए, कैमरे चाहिए, है ना, आपका मोबाइल हो गया, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, है ना, ये सारे, मतलब ताकि आप कोई भी चीज का सर्च करें, सीजर करें, है ना, या कोई भी एविडेंस कलेक्ट करें, ठीक है, कोई भी चीज का रिकॉर्डिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, कैमरे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम माध्यम से उसको भेजना हो, है ना, यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट करने के लिए सारा कम्युनिकेशन का उपकरण जितना भी है वो सारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आएगा। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि जितना भी डिजिटली आप देख रहे हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो, उपकरण हो, सारा, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कैमरे हो, है ना, कान में इयरिंग हो सुनने वाला, सारा सिस्टम, ये जितना भी आप देख रहे हैं वो सब क्या है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में दिया गया है ए में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो आपको याद होने में आसानी होगी कि ए में क्या है भाई, 2 का 1 का ए में, तो वो है आपकी स्क्रीन पे दिए क्वेश्चन आया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक को परिभाषित किया गया? 2 का 1 का ए, 2 का 1 का बी, 2 का 1 का सी, 2 का 1 का डी। फटाफट आंसर दीजिए, आंसर बनाते जाएंगे तो आपको याद होते जाएगा।
सभी लोग दीजिए आंसर। ए में बताया, ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आता है। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान की आदेशिकाओं का विलिखित करना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य, उपरोक्त सभी। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में सभी आएंगे, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो, चाहे वो संचार का कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट हो, चाहे वो सर्च एंड सीजर हो, है ना, सब आएगा। आंसर लिखिए, लिखेंगे तो आपको याद होती है। लिखने में कंजूसी नहीं। दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 का 1 का बी। ये तो हो गया, आप लोगों को याद हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट है वो है 2 का 1 का बी। नेक्स्ट, इसमें क्या बोलता है, जमानत यानी बेल। बेल के बारे में प्रोविजन दिया गया, बेल। आप लोग थाने में रहते होंगे, देखे ना, बेल या बेल दे दो, बेल बेल बेल, है ना, बेल के बारे में बताते रहते हैं। तो बेल मतलब जमानत से किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने की अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि के अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति का छोड़ा जाना। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप किसी को पकड़ते हैं, पकड़ के थाने में लाते हैं कोई भी अपराध में, रेलवे एक्ट का कोई भी अपराध या आरपीयूपी एक्ट का कोई भी अपराध, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब बेल दे देते हो, बेल। आजकल तो ऐसा भी है कि 7 साल से कम सजा वाली में, 7 साल से जो कम सजा वाला होता है उसको कोर्ट में ले जाते हैं, उसको क्या करते हैं, थाने से ही छोड़ देते हैं। यानी कि किसी को आपने पकड़ा, दैट मीन्स वो आपकी कस्टडी में, कस्टडी मतलब अभिरक्षा में। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, उसको अपनी अभिरक्षा से छोड़ रहे हैं, इसलिए कि आरोपी का भी राइट्स है, जमानत का अधिकार है उसको। दूसरा क्या है कि ऐसे भी दिया गया है, 7 साल से कम सजा वाले केस में उसको कोर्ट में पेश नहीं करेंगे, हम यहीं से छोड़ देंगे, जब जांच पूरी हो जाएगी तो कोर्ट में उसको बोल देंगे आने के लिए, उसको छोड़ते हैं 35 दिन बीएनएसएस का नोटिस देके छोड़ते हैं। तो इसमें भी है, हम क्या करते हैं, उसको जमानत बंद पत्र या जमानत पत्र पे ले उसको हम छोड़ देते हैं। तो छोड़ना ही जमानत है, बेल है, चाहे अधिकारी छोड़े या न्यायालय छोड़े। न्यायालय भी छोड़ता है, न्यायालय में पेश करते हैं तो वो लगाता है जमानत के लिए अर्जी, तो वहां से भी छोड़ता है, या यहाँ आरपीएफ का अधिकारी भी छोड़ देता है। तो याद रखिएगा, जो जमानत है, बेल की परिभाषा 2 का 1 का बी में दिया गया। अगला जो है क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा डैश में जमानत को परिभाषित किया गया है। 2 का 1 का ए, 2 का 1 का बी, 2 का 1 का सी, 2 का 1 का डी। मतलब मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ आप भूलेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सबसे ध्यान दीजिए, बनाते रहिए, एक बार याद हो जाएगी। ठीक है, पहले में 1 का ए में दिया गया था ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बी में क्या दिया गया है, जमानत, बेल। 2 का 1 का बी, याद रखिए, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, जमानत का क्या अर्थ है, किसी अपराधी को सजा देना,
किसी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को शर्तों पर छोड़ना, किसी कर्मचारी को निलंबित करना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना। आंसर दीजिए इसका, फटाफट आंसर दीजिए। जमानत का अर्थ क्या है? जमानत का ये हमने बताया कि अभिरक्षा से छोड़ना है ना, जो आपने जो कस्टडी लिया है, कस्टडी से उसको रिहा करना। रिहा करना यानी कि हम तुमको छोड़ दिए, नहीं। रिहा करना मतलब कि अभी तुमको छोड़ रहे हैं शॉर्ट नोटिस में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी होगा कोर्ट में जाके तुम पेश होना वहां न्यायालय में। ठीक है, तो किसी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को शर्तों पे छोड़ना। हम जब भी बुलाएंगे जांच में आना, इतना तारीख को न्यायालय में पेश होना, ये शर्त है। तो इसका जो आंसर है आप लोगों ने सही दिया, बी इज द राइट आंसर। जो नेक्स्ट है 2 का 1 का सी, 2 का 1 का सी, जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, 2 का 1 का सी, जमानती अपराध यानी कि जमानती अपराध से ऐसे अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाई दिए। ठीक है, जिसका प्रथम अनुसूची है उसमें जमानती के रूप में दिखाया गया है। आप देखेंगे सीआरपीसी के बुक के पीछे या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। ठीक है, यानी अजमानती अपराध से भिन्न अपराध, वो क्या है? जमानती अपराध। ठीक है, एक होता है जमानतीय, एक होता है अजमानतीय। जमानतीय मतलब छोटे छोटे जो अपराध जितने भी होते हैं सब, तो उसका जो डिफिनेशन दिया गया है इसमें 2 का 1 का सी में, याद रखिएगा 2 का 1 का सी, 2 का 1 का सी वेरी इंपॉर्टेंट, जमानती अपराध। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, जमानत किसके द्वारा दी जाती है? पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय या किसी अधिकारी द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी द्वारा, सभी के द्वारा? फटाफट आंसर दीजिए। तो पुलिस भी जमानत देता है, आरपीएफ भी जमानत देता है, और न्यायालय तो देता ही देता है ना, तो सभी हो गया, डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, जमानत के लिए अभियुक्त को क्या करना आवश्यक है? अपराध स्वीकार करना आवश्यक है, बंद पत्र या जमानत पत्र का निष्पादन करना जरूरी है, अधिकारी को रिश्वत देना है, स्वयं को अदालत में प्रस्तुत करना। जमानत का मतलब ये है कि हम जमानत देंगे किसी को ना, तो ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। मैं उसको बोलेंगे तुम आधार कार्ड लाओ, तुम कुछ कागज लाओ, है ना, जमानतदार लाओ। ठीक है, कुछ ना कुछ बॉन्ड रहना चाहिए। ठीक है, या बॉन्ड पेपर होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए छोड़ने के लिए। तो इसका आंसर आप लोगों ने सही दिया, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है? जमानती अपराध 2 का 1 का ए, 2 का 1 का बी, 2 का 1 का सी। अभी तक हमने 3 ही पढ़ा है। पहला पढ़ा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पढ़ा ए में, उसके बाद हमने पढ़ा बी जमानत बेल, अब जब सी में पढ़ रहे हैं जमानती अपराध, है ना, तो याद रखें पहले ए में इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑडियो वीडियो, बी में जमानत बेल, और 3 में
सी में जमानती अपराध। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। जमानती अपराध से तात्पर्य ऐसा अपराध जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के दिन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया हो। उपरोक्त ए बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। ए बी सी डी में आप आंसर बताइए जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ के बनाएंगे। सभी लोग आंसर सी दे रहे हैं। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल अच्छे। जैसे कभी जस्ट हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, जमानत अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती दिखाया गया है और जो किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बताया गया हो। दोनों सही है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। जमानत और जमानती अपराध को भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा प्रयोग और जमानती 21A 21B 21C 21D। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। सभी आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। जमानती और गैर जमानती अपराध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस अनुसूची में दिया गया है? कौन सा अनुसूची में जमानती या जमानती दिया गया? अभी जस्ट हमने बताया है। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, पांचवा अनुसूची, 12वां अनुसूची, कौन सा अनुसूची में? अभी हमने जस्ट बताया है कौन सा अनुसूची, प्रथम अनुसूची। सभी लोग आंसर दे रहे हैं प्रथम अनुसूची। ए इज द राइट आंसर। अभी तक ना हमने पढ़ा ए बी सी, तीन पढ़ा। ए मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बी मतलब बेल जमानत, सी मतलब सी जो हमने पढ़ा ए बी सी, सी में जमानती अपराध। अब क्या है डी, डी में क्या है? डी में बेल बॉन्ड जमानत पत्र। बेल बॉन्ड मतलब जमानत पत्र, टू का डी में है। डी, डी मतलब बेल बॉन्ड, बॉन्ड, डी बॉन्ड जमानत पत्र। यानी बेल बॉन्ड जमानत पत्र से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत। ठीक है, मतलब कोई भी श्योरिटी लेंगे किसी को छोड़ने के लिए, है ना भाई, आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कुछ भी, है ना, छोड़ने के लिए जो श्योरिटी लेते हैं, जमानत कोई भी आदमी आता है छोड़ते हैं, तो वो हो गया जमानत पत्र। बेल बॉन्ड पे छोड़ना मतलब उस पे छोड़ना, कोई भी श्योरिटी लेना छोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में जमानत पत्र को परिभाषित किया गया है? 21B 21C 21D 21E जमानत पत्र
डी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, 2 का 1 का डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, जमानत पत्र का क्या अर्थ है? किसी अपराधी को सजा देना, किसी अभियुक्त या संदिग्ध को शर्तों पर छोड़े जाने के लिए दस्तावेज, किसी अधिकारी को निलंबित करना। श्योरिटी में आपका जो प्रतिभूति होता है ना, प्रतिभूति क्या होता है, एक दस्तावेज होता है आपका, कोई भी तरह का कागज, है ना, जैसे कि आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका कोई चीज का जैसे घर का कागज, जमीन का कागज, है ना? इस तरह के बहुत सारे चीज दिए गए प्रतिभूति में। आप साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे ना, उसमें दिया रहेगा उसको। प्रतिभूति में बहुत सारे सब चीज आ जाते हैं। तो जमानत पत्र का अर्थ आप सभी लोगों ने बी आंसर दिया। जमानत पत्र में किसी अभियुक्त संदिग्ध को छोड़े जाने के लिए दस्तावेज, है ना। किसी भी चीज को कोर्ट भी नहीं छोड़ते, देखते हैं कोर्ट में जमानत लेने के लिए जाएंगे, बोले घर का कागज लो, है ना। कोर्ट में कोई भी आदमी जाता है, बोलते हैं ना जमीन का वो देखता है, क्या बोलते हैं उसका पूरा, पट्टा, पट्टा बोलते हैं ना, जमीन का पट्टा, वो मांगता है किसी को छोड़ने के लिए, है ना। बिना डॉक्यूमेंट का नहीं छोड़ते हैं। अगला जो है डी के बाद अगला सेक्शन 2 का 1 का ई जो है बॉन्ड है, बंद पत्र है। जितना मैं बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब आने वाला है एग्जाम। जो ई में है 2 का 1 का ई बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बंद पत्र। बंद पत्र से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिक बंद पत्र या वचनबद्ध अभिप्राय प्रेत, ठीक है। प्रतिभूति के बिना उसमें कोई श्योरिटी का जरूरी नहीं, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड पे छोड़ देना। व्यक्तिक बंद पत्र या वचनबद्ध अभिप्रेत, कोई व्यक्ति खुद का, है ना। अभी आपने देखा होगा कि पहले कोई भी चीज को छोड़ने के लिए ना, जैसे बोलते हैं किसी जमानतदार को लेकर आदमी को लाओ, अभी खुद के मुचलके पे उसको 35(3) बीएनएसएस का नोटिस देते हैं, नोटिस देके खुद को छोड़ देते हैं उसको, जाओ इतने तारीख को तुम कोर्ट में हाजिर हो जाओ, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, खुद के बॉन्ड पे हम छोड़ देते हैं। इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट है, खासकर जो अभी बता रहे हैं ये सब आपको मिलान करने के लिए भी दे सकता है। जो एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न होता है, दे देगा मिलान करिए, 2 का 1 का ए, 2 का 1 का बी, सी, डी, इधर दे देगा, इधर उल्टा पुल्टा दे देगा, सबका आंसर दे देगा मैच करने के लिए। तो आप ये भी ध्यान से रखिएगा कि मैच कर, मिलान करने वाला यदि क्वेश्चन आ गया तो वो आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि बॉन्ड किस में है, बेल किस में है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑडियो वीडियो मीन्स किस में है ना। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस धारा में बंद पत्र को परिभाषित किया गया है? 21B, 21C, 21D, 21A, बंद पत्र। आंसर दीजिए फटाफट। ये 2 का 1 का ई जो है बंद पत्र, डी इज द राइट आंसर।
अगला देखिए आपकी स्क्रीन पे है, बंद पद से क्या विपरीत है? न्यायालय का आदेश, सरकारी आदेश, प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए व्यक्तिगत बंद पत्र, या पुलिस अधिकारी का आदेश। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर है? देखिए 7 इसका आंसर सी दिया, सी इज द राइट आंसर। अगला जो इंपॉर्टेंट है, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 का 1 का जी, 2 का 1 का जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। ठीक है, याद रखिए किसमें है। संज्ञेय अपराध मतलब ऐसा अपराध जिसके लिए कोई पुलिस अधिकारी जो है प्रथम अनुसूची की या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने ऐसा अपराध जिसमें पुलिस जो है वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, तो वो किसमें दिया गया? संज्ञेय अपराध 2 का 1 का जी में। ठीक है, एक तो याद रखना पड़ेगा कि बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, दूसरा 2 का 1 का जी। क्वेश्चन में देखिए आपकी स्क्रीन पे बनाइए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया? संज्ञेय 2 का 1 का डी, 1 का ई, 1 का एफ, 1 का जी। संज्ञेय, गई, गा जी, संज्ञेय। इसको याद रखिएगा, जी, संज्ञेय, गा, जी से गा। इसको याद रखने के लिए ना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। संज्ञेय ऐसे बोलिए, संज्ञेय, गई, गई, गा जी गा जी, है ना? तो याद रखना पड़ेगा एग्जाम में इसको, भूल जाएंगे। संज्ञेय का मतलब जी, 2 का 1 का जी, संज्ञेय अपराध। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता है, आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने जस्ट बताया कि संज्ञेय अपराध में जो है पुलिस जो है बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्या है? परिवाद। अगला जो है, अगला क्या है? परिवाद है, परिवाद। परिवाद मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंप्लेंट। परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे
किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसमें पुलिस रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। जो पुलिस होती है, पुलिस पुलिस क्या करता है कि पुलिस चार्जशीट दाखिल करता है न्यायालय में, और आरपीएफ जो है परिवाद दाखिल करता है न्यायालय। ठीक है, आप जो केस की इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करके कोर्ट में जो इंक्वायरी पूरी कर जो चलान पुटअप करते हैं, बोलते हैं, यानी परिवाद पत्र पेश करते हैं, वही जो पुलिस है वो चार्जशीट दाखिल करता है। ठीक है, तो परिवाद का जो डिफिनेशन दिया गया यहाँ पे 2 का 1 का एच, एच में परिवाद, 2 का 1 का एच। ठीक है, आप जब कोर्ट में देंगे किसी आरोपी के अगेंस्ट में परिवाद, ठीक है, तो कहने का मतलब वही है कि मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करेगा यदि आप कोर्ट में पेश कर दिए कि इसने अपराध किया है। ठीक है, तो भले उसने अपराध किया नहीं किया, एक जांच अधिकारी ने कोर्ट में पेश किया, तो मजिस्ट्रेट का काम है उसको सुनना, सुन के यदि अपराध होगा तो सजा देगा, यदि अपराध का साक्ष्य नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा। ठीक है, तो परिवाद का डिफिनेशन जो दिया गया है 2 का 1 का एच में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में परिवाद की परिभाषा दी गई? परिवाद 2 का 1 का डी, 1 का एच, 1 का एफ, 1 का जी। आंसर दीजिए फटाफट। परिवाद, परिवाद, तो हमने बताया 2 का 1 का एच परिवाद, याद रखिए 2 का 1 का एच, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा 2-4 बार लिख के पढ़ के है ना उसको माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। एक्चुअली ये सब ज्यादा नहीं, 10-12 धारा है डिफिनेशन में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इंपॉर्टेंट। तो बी इज द राइट आंसर, 2 का 1 का एच। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन से परिवाद जो होता है, परिवाद होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए, दोनों, या कोई नहीं? परिवाद जो है लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष, दोनों। ठीक है, अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर डिफिनेशन 2 का 1 का आई, 2 का 1 का आई, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसके अंतर्गत टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य बेतार, बेतार मतलब वायरलेस वाला, दूरसंचार युक्ति या कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य प्लेयर या कैमरा या अन्य कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित है, द्वारा किसी लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु को संसूचना विप्रेत है, जिसे चाहे किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को, या एक युक्ति से किसी अन्य युक्ति को, या किसी एक व्यक्ति से किसी युक्ति को, या किसी युक्ति से किसी व्यक्ति को पारेषित या अंतरित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान ली आपने एक वीडियो बनाया कोई भी चीज का, कोई अपराध का, जैसे मान ली सर्च या सीजर, कोई भी चीज का आप सीज कर रहे हैं, कोई भी चीज को सीज करने के बाद
सीज करते समय आपने एक वीडियो बनाया, आपने अपने मोबाइल से, ठीक है, वो वीडियो आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, थाने में आएंगे तो उसको वहां से ट्रांसफर कर देंगे थाने वाला कंप्यूटर में, ठीक है, या उसको ट्रांसफर कर देंगे, कोई एक नया सीडी बनाएंगे कोर्ट में डाल देने के लिए, एक सीडी पेन ड्राइव है ना, या किसी को कम्युनिकेट करेंगे। मतलब जो आपके पास सामान है ना, उससे एक दूसरे में ट्रांसफर भी करेंगे या किसी से मंगाएंगे, मतलब लेना देना, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन है। और ये चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वायरलेस सेट हो, चाहे कंप्यूटर हो, ठीक है, चाहे मतलब कोई भी कैमरा हो, है ना, या कोई भी ऐसा प्रारूप हो, या ये राज्य सरकार जो है या कोई अपना गैजेट नोटिफिकेशन में इस तरह की सारी चीज़ें निकालेंगी, है ना, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे मौखिक हो, चाहे सचित्र सूचना हो, चाहे वीडियो के फॉर्मेट में हो, है ना, तो ये जितने भी है सब क्या है, संसूचना है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। और उसके बाद क्या है कि एक मोड से दूसरे मोड में, है ना, ट्रांसफर भी, ये सारा सिस्टम जो है सब इलेक्ट्रॉनिक संसूचना में है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की परिभाषा दी गई? टू का, वन का डी, वन का एच, वन का एफ, वन का आई। आई, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, आई, इसका आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, आंसर। अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में, अभी आई में है, टू आई। सभी लोग आंसर दे रहे हैं डी, डी इज द राइट आंसर, टू वन आई। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का क्या अर्थ है? केवल लिखित सूचना, केवल मौखिक सूचना, किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति द्वारा लिखित मौखिक सही सूचना या वीडियो अंतर वस्तु की संसूचना, केवल श्रव्य दृश्य प्लेयर द्वारा सूचना। अब जस्ट हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के बारे में भी, जस्ट हमने बताया कि किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति द्वारा, चाहे लिखित हो, चाहे मौखिक हो, चाहे सचित्र सूचना हो, या वीडियो अंतर वस्तु हो, है ना, वो सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना में आएंगे। फटाफट आंसर लिखिए, आंसर लिखेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, याद रहेगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना में कौन सा युक्ति शामिल नहीं है? टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, पत्र। देखिए हमने बताया भी, टेलीफोन भी शामिल है, मोबाइल फोन भी शामिल है, कंप्यूटर भी शामिल है ना, ये तीनों ही शामिल है। ये चौथा जो है पत्र शामिल नहीं।
तो डी इज द राइट आंसर। ऐसे एनालिसिस करना है। अगला जो है 2 का 1 का J, 2 का 1 का J में हाईकोर्ट शामिल है, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट। 2 का 1 का J में हाईकोर्ट शामिल है, ठीक है। हाईकोर्ट मतलब हर राज्य में एक एक उच्च न्यायालय होता है, हाईकोर्ट होता है, ठीक है। तो हाईकोर्ट के बारे में दिया गया कि 2 का 1 का J, याद रखिए। मेरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है? 2 का 1 का J, 2 का 1 का H, 2 का 1 का F, 2 का 1 का G, उच्च न्यायालय। टू का 1 का J, A इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय दांडिक अपील का न्यायालय है? जिला एवं सत्र न्यायालय, स्पेशल कोर्ट, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। दांडिक अपील का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ना कोई भी राज्य क्षेत्र में, तो सबसे बड़ा हाईकोर्ट ही होता है, यानी उच्च न्यायालय होता है। सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जांच। जांच मतलब इंक्वायरी। जांच मतलब इंक्वायरी से, विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है, ठीक है। मतलब ये जो जांच है ना 2 1 के जांच, याद रखने के लिए कैसे रखेंगे यार? के जांच, के जांच, के जांच, जांच, के जांच, 2 का 1 का जांच, यानी कि बोलता है कि जांच से, विचारण से भिन्न, यानी ट्रायल से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच, ठीक है, जो इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट का, मजिस्ट्रेट जो भी जांच करता है तो ये जांच होती है इंक्वायरी, INQUIRY। पुलिस जो जांच करता है वो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन। RPF जो जांच करती है इंक्वायरी होती है, INQUIRY। ये इंक्वायरी है जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा या न्यायालय द्वारा जांच की जाती है, इंक्वायरी, INQUIRY, याद रखिएगा, इंक्वायरी। परिभाषा दी 2 का 1 का में। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में जांच को परिभाषित किया गया है? 2 का 1 का J, 2 का 1 का K, 2 का 1 का F, 2 का 1 का G। जांच का जांच, सभी लोग आंसर दे रहे हैं 2 का 1 का K, इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके द्वारा जांच की जाती है? पुलिस द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा, भारत अधिकारी द्वारा। जांच किस द्वारा की जाती है? अभी जस्ट हमने बताया मजिस्ट्रेट या न्यायालय, है ना। तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। मजिस्ट्रेट या न्यायालय कहाँ है? सी में, तो सी इज द राइट आंसर।
अगला देखिए नेक्स्ट, अगला जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन मतलब 21L, 21L, 21L इन्वेस्टिगेशन, जिसको बोलते हैं अन्वेषण। अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां हैं जो इस अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी, और जो पुलिस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति मजिस्ट्रेट से भिन्न द्वारा, जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है जांच करने के लिए। यानी कि जो INQUIR है वो जो है मजिस्ट्रेट करेगा, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, या मजिस्ट्रेट यदि किसी भी व्यक्ति को दे देगा तो वो भी करेगा। जैसे मजिस्ट्रेट RPF को दे देगा कि हाँ तुम करो, या किसी और को दे देगा तुम करो, तो वो करेगा किस लिए? तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो वो हो गया इन्वेस्टिगेशन 2 का 1 का L में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में अन्वेषण को परिभाषित किया गया है? धारा 21J, 21I, 21F, 21G। फटाफट आंसर दीजिए। तो बी इज द राइट आंसर, 21L। बहुत अच्छे आप लोगों ने दिया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सब कार्रवाइयां किस लिए होती है? विचारण के लिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए, विचारण से भिन्न जांच के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हमने जस्ट बताया कि ये सब जो काम होता है सब एविडेंस कलेक्ट करने के लिए होता है। अन्वेषण कभी भी होता है किस लिए? तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, यानी कि साक्ष्य एकत्र करने के लिए जो पुलिस करती है इसका साक्ष्य एकत्र करने के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? आरोपी को गिरफ्तार करना, आरोपी के विरुद्ध साक्ष्यगत करना, आरोपी को दंड दिला देना, उसमें से कोई नहीं। अन्वेषण का उद्देश्य, अभी जस्ट हमने बताया कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या है। मेन उद्देश्य है आरोपी के विरुद्ध साक्ष्यगत करना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है। क्वेश्चन है किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है RPF द्वारा, CISF द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। अन्वेषण जब भी किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है?
सभी आंसर दर्शी पुलिस अधिकारी द्वारा इज द राइट आंसर। अगला देखिए जो नेक्स्ट है न्यायिक कार्रवाई यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग, 2 का 1 का एम में। अगला जो है 2 का 1 का एम में जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई आती है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पे लिया जाता है, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो 2 का 1 का एम में दिया जाता है। ठीक है, साक्ष्य जो है वैध रूप से शपथ पे लिया जाता है या लिया जा सकेगा, तो ये जो है न्यायिक कार्रवाई होगी। 2 का 1 का एम में दिया गया। ये जो धारा है ना, धारा धारा क्या है कि थोड़ा सा बोरिंग होता है। बोरिंग मतलब कि आपको याद रखने के लिए, बाकी जितने भी पढ़ेंगे ना धारा के बाद वो सब में आपको बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा, कहानी ऐसा है इसलिए कि अभी जो पढ़ेंगे नेक्स्ट अगला चैप्टर मतलब कि गिरफ्तारी, किसी को कैसे गिरफ्तार करेंगे, कैसे रिमांड लेंगे, मेडिकल कराएंगे, है ना। महिला है तो उसका उसके लिए अलग मेडिकल होगा, रिमांड लेंगे, केस डायरी कटेगी, है ना। तो जो आप आगे पढ़ेंगे ना वो सब पूरा इसमें बोरिंग नहीं होंगे, पूरा बहुत ही रोचक कहानी के साथ अच्छा लगेगा। क्योंकि ये क्या है कि धारा है, तो धारा में क्या है कि थोड़ा सबको दिमाग में रखना पड़ता है कि इस धारा में ये, इस धारा में ये, ज्यादा नहीं, सब मिला के 15 है। उसको यदि अच्छे से आप नोट कर करके लिखते रहेंगे बीच बीच में ना तो सब दिमाग में आ जाएगा। न्यायिक कार्रवाई 2 का 1 का एफ एम में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में न्यायिक कार्रवाई को परिभाषित किया गया है। न्यायिक कार्रवाई 2 का 1 का एल 1 का एम 1 का एन 1 का ओ, फटाफट बनाइए न्यायिक कार्रवाई। अभी जस्ट हमने बताया न्यायिक कार्रवाई के बारे में। सभी लोग दे रहे हैं बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, सिर्फ देखना है लोकल जुडिक्शन। जो लोकल जुडिक्शन है स्थानीय अधिकारिता 2 का 1 का एन में है। मतलब कहने का मतलब है कि लोकल जुडिक्शन में हर मजिस्ट्रेट का अपना अपना एरिया होता है। जैसे आपका थाना जहाँ होगा ना तो वो किसी मजिस्ट्रेट के अंदर में पड़ता होगा। तो हर मजिस्ट्रेट का अपना अपना जुडिक्शन होता है कि रेलवे मजिस्ट्रेट का ये जुडिक्शन है या लोकल वाले का, जेएमएफसी का, अलग अलग सबका। तो मतलब स्थानीय अधिकारिता का मतलब ये है कि जितना भी मजिस्ट्रेट होता है सबको एक क्षेत्र दिया जाता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया जो है आपका है। ठीक है, वो एरिया जो है संपूर्ण राज्य या राज्य का कोई भाग जो भी हो, सरकार जैसा नोटिफिकेशन निकालता है कि ये इतना एरिया आपका है, इतना एरिया आपका है, तो उस एरिया में जितने भी क्राइम होगा वो उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होगा। तो लोकल जुडिक्शन का मतलब वही है, 2 का 1 का एन में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में स्थानीय अधिकारिता यानी लोकल जुडिक्शन को परिभाषित किया गया। 2 का 1 का एल एम एन ओ, लोकल जुडिक्शन। याद रखिए 2 का 1 का एन में दिया गया, आप लोग सभी बनाए भी अच्छे से कमेंट कमेंट में 2 का 1 का एन में स्थानीय अधिकारिता। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 का 1 का ओ, वेरी इंपॉर्टेंट, असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये जो दिया गया 2 का 1 का ओ में, मैंने असंज्ञेय मामला ऐसा मामला है
जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता है। उधर पड़े थे संज्ञा में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार करती थी। इसमें क्या है कि पुलिस को वारंट लेना पड़ेगा गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है असंज्ञेय अपराध होता है, जिसमें पुलिस जो है बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये 2 का 1 का ओ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया? असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध किसमें? 2 का 1 का एल एम एन ओ, किसमें? असंज्ञेय अपराध। सभी आंसर दीजिए फटाफट। डी इज द राइट आंसर। बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगला देखिए क्वेश्चन है, असंज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है कैसी? जमानती और सामान्य, केवल सामान्य, जमानती और गंभीर प्रकृति होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। असंज्ञेय अपराध की प्रकृति होती कैसी? जमानती और सामान्य, केवल सामान्य, जमानती और गंभीर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ये होती है ना असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध का जो होता है जमानती होता है और सामान्य या केवल सामान्य, जमानती और गंभीर कैसा होता है? इसका आंसर जो है जमानती और सामान्य हो जाएगा। या जमानती या सामान्य होगा या जमानती और गंभीर होगा? कहीं असंज्ञेय में क्या है कि ऐसा मामला जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है, मानो उसमें वारंट चाहिए ही चाहिए। अगला जो है अफेंस है, 2 का 1 का क्यू में। अफेंस, अफेंस मतलब अपराध। अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोभ अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसा कार्य भी है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 का दिन दिया गया। ऑफेंस का वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2 का 1 का क्यू में। ऑफेंस मतलब क्यू, ऑफेंस क्यू, यानी इसको याद रखना, ऑफेंस क्यों किया, क्यों, क्यों मतलब क्यू, क्यू, क्यू मतलब ऑफेंस। 2 का 1 का क्यू, ऑफेंस। बनाइए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया? अपराध क्यों किया, क्यों, 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 इसका कौन सा हो जाएगा? 2 का 1 का क्यू, 2 का 1 का एम, 2 का 1 का एन, 2 का 1 का ओ। फटाफट बनाइए, 2-3 और है, खत्म हो जाएगा ये, फिर अगली क्लास में अगला चलेगा। तो ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, आर है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। 2 का 1 का आर में है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, हर थाने में
ऑफिसर इंचार्ज होता है, यदि वो नहीं रहेगा तो सेकेंड जो कमांड रहता है सेकेंड वो रहेगा, है ना। लेकिन कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर या राज्य सरकार जिसे भी उसको बनाए, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी वही जिसको भी पुलिस थाने कमांड देते हैं वो पुलिस थाने का अधिकारी थे। 2 का 1 का आर में दिया गया। क्वेश्चन अगला देखिए आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को परिभाषित किया गया? 2 का 1 का क्यू, 1 का आर, 1 का एन, 1 का ओ। फटाफट आंसर दीजिए, सभी दीजिए फटाफट। पुलिस थाने का भार 2 का 1 का आर, है ना। अगला जो है स्थान, सेक्शन 2 का 1 का एस, स्थान, स्थान मतलब प्लेस। प्लेस के अंतर्गत गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान सब शामिल है। प्ले स्थान मतलब घर भी, भवन भी, तंबू भी, यान भी, जलयान भी, है ना। यदि पानी के अंदर जहाज भी है तो वो भी स्थान ही। 2 का 1 का एस में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा डैश में स्थान को परिभाषित किया गया है। 2 का 1 का क्यू, आर, एन, एस, स्थान। स्थान मतलब सौ से शुरू होता है ना, स्थान, एस, स्थान, स्थान, एस, स्थान, याद रखिएगा स्थान, स्थान, स, एस, स्थान। थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, है ना। अगला देखिए पुलिस रिपोर्ट, 2 का 1 का टी, 2 का 1 का टी में पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट किसमें दिया गया है? 2 का 1 का टी में। और जब धारा पढ़ेंगे तो 193 की धारा 3, है ना। तो पुलिस रिपोर्ट क्या है? 2 का 1 का टी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 डब्ल्यू की संबंधित है। 21 डब्ल्यू, 21 डब्ल्यू की संबंधित है, डब्ल्यू। ये ऐसे याद रखिएगा, डब्ल्यू तो दूर हो गया अभी। पुलिस रिपोर्ट है टी, टी के बाद, टी के बाद पहले इसको ले लेते हैं, यू ले लेते हैं, ये वाला पुलिस थाना ले लेते हैं पहले, तब समझ में आएगा। सीक्वेंस हो जाएगा, एस टी के बाद यू, है ना, यू। यू में जो है आपका पुलिस रिपोर्ट हो गई, पुलिस रिपोर्ट के बाद यू में पुलिस थाना हो गया। ठीक है, जो पुलिस थाना है यू में दिया गया है, जितना भी राज्य द्वारा घोषित किया जाता है पुलिस थाना। ठीक है, तो ये 2 का यू, 1 का यू में है पुलिस थाना, याद रखिए यू में पुलिस थाना है। उसके बाद यू के बाद वी है, भी में आपका है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पीपी होता है ना, जैसे आप जाते हैं कोर्ट में देखोगे पीपी साहब होते हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो दिया जाता है 2 का 1 का भी में। धारा 18 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये पढ़ेंगे धारा 18। 18 में लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 2 का 1 का भी में। फिर एक डब्लू है, डब्लू में उपखंड है, जो भी पढ़ रहे थे ना, डब्लू आया था एक, लोक अभियोजक के बाद जो है ये डब्लू है। तो
पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका भी में ना, भी इज द राइट आंसर हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगला देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समन मामला है। एक समन मामला, एक वारंट मामला, ये दोनों एकदम संज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध, जमानतीय, सम्मन मामला, वारंट मामला। एक तो डिफिनेशन से दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो सम्मन मामला याद रखिएगा, 2 का 1 का एक्स में सम्मन मामला, 2 का जो मैंने ऐसा मामला जो वारंट मामला, ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है ना, तो वो क्या है, सम्मन केस है, 2 का 1 का एक्स में, याद रखिए। क्वेश्चन एक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा डैश में सम्मन मामला दिया गया है। तो देखिए सम्मन मामला किसमें है, 2 का 1 का क्यू में, आर में, टी में, है ना, एल में, किसमें है? या एक्स में है, ये नीचे एक्स है, ये जो है ना एक्स लिखा गया है, 2 का 1 का एक्स, 2 का 1 का एक्स, एक्स है ये, लास्ट एक्स, ये आपका एक्स में है, याद रखिए। एक्स के बाद वाई वाला सिस्टम है, वाई में देखिए पीड़ित, विक्टिम, इसमें दिया गया विक्टिम मतलब पीड़ित, ठीक है, पीड़ित मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसे अभियुक्त के कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कायित हुआ हो, ठीक है उसको। और उसमें ये भी दिया गया, और इसके अंतर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक या विधिक वारिस भी है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी अपराधी है, यदि उसने ऐसा काम किया है, ठीक है, जिससे किसी को कोई हानि हो जाता है या उसको क्षति होता है, तो उसको हम पीड़ित बोलेंगे, विक्टिम बोलेंगे। और जो उसका संरक्षक है, ठीक है, वो भी पीड़ित हो कहलाएगा। और जो उसका विधिक वारिस है, विधिक वारिस मतलब कानूनी तौर पे लीगली, एक तो माता पिता होता है, चलो यदि माता पिता नहीं भी है, यदि उसका कोई लीगली उस तरह से है, तो वो भी आएगा इसमें, लीगली वारिस, वो सब विक्टिम में आएगा, पीड़ित में। यहाँ पे विधिक वारिस जोड़ा है, इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 का 1 का वाई में दिया गया है। क्वेश्चन एक बनाइए, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा डैश में पीड़ित को परिभाषित किया गया है, 2 का 1 का क्यू, 2 का 1 का आर, 2 का 1 का वाई, 2 का 1 का एस। पीड़ित, है ना, तो ये वाई है, तो वाई के बाद अब लास्ट टी, जेड। अब अगला लास्ट है जेड, वारंट मामला, वेरी इंपॉर्टेंट। सम्मन मामला था किसमें, एक्स में, वारंट मामला जेड में। दोनों ही इंपॉर्टेंट, सम्मन वारंट, सम्मन एक्स, वारंट जेड, ठीक है। वारंट मामला से ऐसा विपरीत है जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक की अवधि वाला मामला, अपराध शामिल है। वो सब जितना होता है वारंट केस होते हैं, वारंट मामला, ठीक है। मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक वाला कारावास, वो सारा मामला जो रहेगा वारंट मामला रहेगा। 2 का 1 का चैड में दिया गया। इस तरह से जो जितना डिफिनेशन था, एक लास्ट में क्वेश्चन है, बना लीजिए। वारंट केस परिभाषित किया गया किसमें, वारंट केस, सभी आंसर दीजिए फटाफट। वारंट केस 2 का 1 का जेड में वारंट केस दिया गया।
तो आज इतना ही क्लास रखते हैं। ये पूरा आपका चैप्टर लगभग खत्म हो गया डिफिनेशन का। और ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसमें याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 2-4 बार आप लिखिए, पढ़िए, याद हो जाएगा। डिफिनेशन क्या है कि थोड़ा सा ये बोरिंग लगता है, लेकिन इसके बाद जो चैप्टर 3 है, अब जितने भी चैप्टर सब आगे पढ़ते जाएंगे, 3, 4, 5 सब, वो सब पढ़ने में आपको मजा आएगा। ठीक है, और धीरे धीरे समझ जाएंगे तो पूरा बीएनएसएस पूरा आसान हो जाएगा पढ़ना, और एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बीएनएसएस हो गया, बीएनएस हो गया, बीएसए हो गया, है ना। तो चलिए, सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप